गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर अंजना। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में गायनी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर और हेड हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूं। वो है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेनोपॉज एक्चुअली क्या होता है। जब किसी भी लेडी को 1 साल तक पीरियड नहीं आता है और जब वो भूल जाती है कि उसके पास पैड्स का स्टॉक है या नहीं, तो उस टाइम को हम मेनोपॉज कहते हैं। यानी कि वो समय जब हमारे मेंस्ट्रुएशन पर पॉज बटन दब जाता है, तो वो मेनोपॉज होता है। बिलीव मी, जब कभी हमें मेनोपॉज होता है तो हम लेडीज़ बहुत ही लिबरेटेड फील करती हैं। हमें लगता है, जो सबसे पहला ख्याल हमारे मन में आता है वो है, चलो एक बहुत बड़े झंझट से छुटकारा मिला। और यह छुटकारा आमूमन पूरी उम्र रहता है। बट कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको सडनली वन फाइन डे अपनी पैंटी पर एक रेड कलर का धब्बा दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। और उस लाल रंग को देखते ही वो एकदम चौंक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। और जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो होता है अपने स्मार्टफोन्स खोलकर डॉक्टर गूगल से पूछना। और नतीजा उसका क्या होता है कि हमारा कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग को कैंसर के साथ रिलेट किया जाता है। तो यह लाल रंग देखते ही हमें लगने लगता है कि हमें कैंसर है। बट लेडीज़, मैं आपको बता दूं, हर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कैंसर की वजह से नहीं होती है। ये सिर्फ 10% केसेस में होता है। 90% फीमेल्स को इस ब्लीडिंग के और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके यूरिनरी ब्लैडर से कुछ ब्लीडिंग आ रही हो, जो कि पथरी की वजह से हो सकता है, यूटीआई की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि आपके एनस से ये ब्लीडिंग आ रही हो, जो कि आंतों में ब्लीडिंग होने की वजह से हो सकता है, या पाइल्स की वजह से हो सकता है, या फिशर की वजह से हो सकता है। तो जैसे ही आपको ये ब्लीडिंग होती है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वजाइना से आ रही है या कहीं और से। तो आप झटपट अपनी डॉटर से एक टैम्पून उधार लीजिए, अपनी वजाइना में रखिए और वॉच करिए फॉर 4 to 6 आवर्स। अगर वह टैम्पून रेड हो जाता है, इसका मतलब वो वजाइनल ब्लीडिंग है। और अगर वो टैम्पून वाइट रहता है, तो इसका मतलब वो ब्लीडिंग कहीं और से है। पर ब्लीडिंग कहीं से भी हो, चिंतित होने के बजाय इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक हॉस्पिटल का ट्रिप लगाएं और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। कई बार हम सोचते हैं कि छोड़ो, जब मेरी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी मैं तब डॉक्टर के पास जाऊँगी। बट लेट मी टेल यू, यह सोचना गलत है। जिस वक्त हमें ब्लीडिंग हो रही हो, उसी वक्त हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि तभी हम लोग उस ब्लीडिंग का प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं कि वो कितनी ब्लीडिंग है और कहाँ से आ रही है। जब कभी भी कोई महिला पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की कंप्लेंट से हमारे पास आती है, तो हम उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। हम उससे पूछते हैं कितने दिनों से ब्लीडिंग हो रही है, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, पेन के साथ हो रही है या पेनलेस हो रही है, कहीं आपको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, जो कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। साथ ही साथ हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे सीबीसी हुआ, थायराइड हुआ, हार्मोनल प्रोफाइल हुआ, और फिर हम उसको एक एग्जामिनेशन भी करते हैं। अब ये जो एग्जामिनेशन होता है वो ओपीडी में होता है। आप सभी लोगों ने अपने पैप स्मीयर ज़रूर कराए होंगे। एंड
तो जिस तरीके से पैप्समियर के लिए लिटाया जाता है ऐसे ही आपको लिटाया जाएगा। आपके वेजाइना के अंदर एक स्पेक्युलम डाला जाता है, एक औजार होता है जिससे कि वेजाइनल वॉल्स को हम सेपरेट करते हैं और हम ब्लीडिंग के कॉजेज़ को रूल आउट करते हैं। अब यूट्रस, ओवरी और यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना में अलग अलग जगह से ये ब्लीडिंग का सोर्स हो सकता है। अगर हमारी वेजाइना ड्राई है, एट्रोफीड है या हमने बहुत सारी इचिंग कर दी है वहाँ पे, तो ब्लीडिंग वेजाइना से भी हो सकती है। अगर हमारे सर्विक्स पे कोई ज़ख़म है या कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई गांठ है जिसको कहते हैं हम सर्वाइकल पॉलिप, तो उस केस में भी वो ब्लीडिंग सर्विक्स से आ सकती है। तो जनरली इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है, पॉलिप होता है या कुछ गांठ होती है या फिर रेयरली कैंसरस ग्रोथ होती है, तो हम उसकी बायोप्सी करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या कारण है। उसके अलावा अगर ब्लीडिंग यूट्रस के अंदर से आ रही है तो इसका मतलब हमें यूट्रस को इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि उस एग्जामिनेशन में हम यूट्रस के अंदर की सरफेस को नहीं देख पाते हैं, तो हम जनरली आपका एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। अब इस सोनोग्राफी में हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे हमें पता चलेगा कि आपकी ओवरी में कोई सिस्ट है, या फिर हमें पता चलेगा कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग बहुत थिक है, या फिर जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियल थिकनेस। नॉर्मली जो मेनोपॉजल लेडीज़ होती हैं उनका एंडोमेट्रियल थिकनेस या जो झिल्ली होती है यूट्रस की, उसकी थिकनेस लेस देन 4 मिलीमीटर्स होती है। पर अगर कोई पैथोलॉजी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो झिल्ली 10 से 12 से लेके 20 mm तक भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हमें उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, ये जानने के लिए कि ये जो झिल्ली है ये मोटी क्यों है। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो होता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। हम ऑफिस एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, यानी कि एक बहुत ही पतले कैन्युला से हम यूट्रस के अंदर की जो लेयर है उसको सक आउट करते हैं और उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं, और फिर उसमें हमें पता चल जाता है कि वो हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से है या फिर रेयरली कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है, और फिर उसका अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट किया जाता है। अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलता है बायोप्सी में, तो हम एक दूरबीन डाल के ओपीडी में एक ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, यानी कि हम आपको कम्प्लीटली एक, अगर आप थोड़े से एप्रीहेंसिव हैं तो थोड़े पेन किलर्स दे के आपको ओपीडी में हम एक बहुत ही पतली सी नली टाइप दूरबीन होती है जो आपकी यूट्रस में डालते हैं, और उसको कैमरे से कनेक्ट करके हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि यूट्रस कैविटी में कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बायोप्सी में मिस हो गई। और ये क्योंकि ये कैमरा एक टीवी मॉनिटर से भी कनेक्टेड होता है, तो आप लोग भी साथ के साथ उस पैथोलॉजी को देख सकते हैं। तो उससे भी हमें पॉलिप वगैरह जो कि हमें नॉर्मली ईबी में या जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी में नहीं मिले, उनको हम ढूंढ सकते हैं और उनका सर्जरी प्लान कर सकते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत, जिनका पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, जो बिल्कुल भी अपने आप को टच नहीं करने देती हैं, या फिर उनका सर्विक्स बहुत टाइट होता है, तो उनको जनरली हम काउंसल करके ओटी में फिर उनका हिस्ट्रोस्कोपी और बायोप्सी डीएनसी करते हैं, और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लीडिंग क्यों हुई। आप मुझे कहेंगे कि डॉक्टर साहब, मैंने एंडोमेट्रियल कैंसर के पेशेंट्स बहुत कम सुने हैं जो कि बहुत सीरियस अवस्था में हमें मिले, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह जो बायोप्सी में जो रिपोर्ट आती है 90% ऑफ द टाइम्स वो नॉर्मल होती है। सिर्फ 10% टाइम्स ऐसा होता है कि उस रिपोर्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, और अगर 10% केसेस में कैंसर आता भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज पे हम पिक कर लेते हैं और वो फुली ट्रीटेबल है। एंड में मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी
that you should never ever ignore red color in your panties after menopause. At the same time, आपको घबराना भी नहीं है. जैसे ही आपको ऐसा ब्लीडिंग का कुछ आभास होता है तो आप एक हॉस्पिटल की ट्रिप करिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करिए. माइंड यू, 90% ऑफ द टाइम्स सिर्फ एक बिनाइन पैथोलॉजी निकलेगी और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. थैंक यू.